जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, जैसे मैंने कहा 2 मुद्दे हैं इसके अंदर, लेकिन पहली बात ये हुई कि उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो, ये एससी वर्ग हो या एसटी वर्ग हो, उसको अभी तक संविधान में उसको एक ही वर्ग माना गया है। जबकि जो मेरी जानकारी है कि 1200 जातियाँ अलग-अलग उसमें लिस्टेड है अनुसूचित जाति में। तो उनका कहना है कि उनके अंदर भी एक तरह से भेदभाव है और अलग-अलग स्टडीज़ को भी कोर्ट ने कोट किया है उस फैसले में। तो ये अगर ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये होमोजीनियस नहीं है, हेटेरोजीनियस है, तो ये आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं कि ये धारणा सही नहीं है? बहुत शुक्रिया आपका। और एक तो अभी दो पक्ष इस पूरे जजमेंट के हैं। एक पक्ष विरोध कर रहा है और एक पक्ष स्वागत कर रहा है। दोनों के अपने तर्क हैं। जी। अगर मुझसे आप पूछेंगे कि 3743 जातियां ओबीसी में हैं, जिसमें कई राज्यों में वर्गीकरण ऑलरेडी है और राष्ट्र के स्तर पर उसके लिए रोहिणी कमीशन बनाया हुआ है, और वहां भी ये बात कोई नकारेगा नहीं कि ओबीसी की कुछ कुछ जातियां जिनकी संख्या ज्यादा है, उनसे बहुत कम अनुपात में बहुत सारी जातियां पीछे रह गई हैं। ठीक इसी तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी अगर कोई ये कहे कि वर्गीकरण का हम इसलिए विरोध कर रहे हैं या कोई इसलिए विरोध कर रहा है कि वहां कोई भेदभाव नहीं है, तो ये गलत तर्क होगा। एक गैर बराबरी है। लेकिन अब यहां से इसका एक दूसरा पहलू खुलता है। कितनी आंकड़े इसके उपलब्ध हैं उस गैर बराबरी के। मिसाल के तौर पर अगर 1200 जातियां हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भीतर, तो उस कम्युनिटी में कितनी जातियां ऐसी हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन या जिनका हिस्सेदारी उनकी आबादी से ज्यादा है। इसके ठोस आंकड़े नहीं है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, आंकड़े राज्य जुटाएगा। राज्य को बस हम एक रास्ता, एक पैसेज दे रहे हैं कि वो अपने यहाँ, चूंकि 1975 से चला आ रहा मामला है, पंजाब में शुरू हुआ उप वर्गीकरण, सिख शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग और रविदासिया संप्रदाय के लोग, और उसके बाद डिवीजन हुआ, फिर महाराष्ट्र, आंध्रा, कई जगहों पर इसकी कोशिश की गई, लेकिन 2004 और 6 में एक दो फैसले ऐसे आए जिसके बाद ये कहा गया कि भारत के संविधान ने कहा है कि आर्टिकल 341 और 342 में इस वर्गीकरण या इससे जुड़े किसी भी फैसले का अधिकार राष्ट्रपति को या चुनी हुई संसद को है। इस फैसले ने क्या किया है कि जुडिशरी को इन सब के ऊपर कर दिया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि उन दोनों फैसलों में, चाहे वो पंजाब सरकार बनाम वीरेंद्र सिंह मामला हो, चाहे आंध्र प्रदेश सरकार बनाम वीवी चिन्नैया मामला हो, उन दोनों ने कहा था कि वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी सामाजिक विषमता एक जैसी है। हजारों साल से इनके साथ अन्याय, गैर बराबरी हुई है, इसलिए वो एक कैटेगरी है। और दिलचस्प ये है कि इसमें ट्राइब का मसला था ही नहीं न्यायालय के पास, लेकिन शेड्यूल कास्ट के साथ फैसला देते हुए ट्राइब को भी इसमें शामिल कर लिया। क्रीमी लेयर का इसमें कोई सवाल न्यायपालिका के सामने आया ही नहीं था, लेकिन जानबूझकर इसमें क्रिमिनल को भी डाल दिया गया कि एक पीढ़ी के लोग अगर बन गए तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, एक थोड़े से लोगों को ही क्यों मिल रहा है। इस तरह की टिप्पणियां, यानी वो टिप्पणियां जो कल तक चौराहे पर, चाय की दुकान पर, या सामान्य आरक्षण विरोधी लोग कहते थे कि आरक्षण जरूरतमंद को नहीं मिल रहा है, लेकिन आंकड़े नहीं देते थे, धारणाएं देते थे कि कुछ ही लोगों के बेटे को मिल रहा है। कितने परसेंट है वो, कितने पदों पर, किन किन जगहों पर। जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो आपको आंकड़े चाहिए होते हैं। तो दूसरा पक्ष इसका यही सवाल कर रहा है कि आपके पास ठोस आंकड़े कहां हैं। क्रीमी लेयर को आप जानबूझकर इसमें क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर एक अलग डिबेट होनी चाहिए कि जिस समय किसी भी पब्लिक सेक्टर में एक भी जगह ऐसी नहीं है जिसमें एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक हो भी पाया हो, वो आधे से भी कम है, तो फिर क्रीमी लेयर कहां से आ गया। तो इस तरह के कई सवाल हैं जो बहस के लिए दरवाजे खोलते हैं। लेकिन मैं फिर से पहली टिप्पणी में स्पष्ट कर दूं, कोई ये कहे कि वर्गीकरण इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि गैर बराबरी नहीं है, तो ये गलत होगा। इन जातियों में बहुत सारी गैर बराबरी है, इसलिए हो सकता है कि वर्गीकरण का रास्ता खुले। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि मंशा वर्गीकरण करके न्याय देने की है, या
मंशा वर्गीकरण करके जो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत आरक्षण से आया, वो भी सीटें अगर खाली रह गई, उस तबके की शिक्षा दी नहीं गई, शिक्षा पहुंची नहीं है, उनके नाम पर अगर वो कैटेगरी खाली कर दी जाएगी, जैसे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के लिए शेड्यूल ट्राइब का नंबर 14वें पोस्ट पर आता है। अगर उसमें डिवीजन कर देंगे तो दूसरी कैटेगरी होगी, वो उसकी 30 पोस्ट के बाद उसका नंबर आएगा, और अगर उसे अपने अनुपात में पूरा भरना होगा तो 300-400 साल लगेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जो रास्ता बता रहे हैं उससे उन्हें न्याय मिलता दिख रहा है। वो एनएफएस होंगी पोस्ट, वो वैकेंट रह जाएंगी। इस लूप होल को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। शायद इस तरह के दोनों पहलुओं पर विचार होना चाहिए।